नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में। मैं हूं रविंद्र सिंह शुरान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज शिलांग से जुड़ रहे हैं देश के पूर्वोत्तर बेहद खूबसूरत राज्य मेघालय के युवा मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा। सांगमा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। नमस्कार जी, बहुत बहुत सांगमा धन्यवाद। साहब, आप लगातार बैठकें अटेंड कर रहे हैं, अभी भी एक मीटिंग से आए हैं। तो कोरोना का जो संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, अभी एक स्टेटमेंट आपकी तरफ से आई थी सरकार की तरफ से कि आप तमाम जितने भी लोग मेघालय के निवासी हैं उन सबको एसिम्प्टोमेटिक मानते हुए तमाम लोगों को ट्रीट करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि आप सब लोगों का टेस्ट करने वाले हैं सर? नहीं, इसका मेन जो मकसद है वो है कि हम चाहते कि लोग अपना बिहेवियर चेंज करें। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद सोचेंगे कि आपको ये बीमारी है या आप पॉजिटिव है या आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो आपका जो नजरिया है और आपका जो बिहेवियर वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। अगर आप सोचेंगे खुद ही कि हाँ मैं भी एसिम्प्टोमेटिक हूं, हालांकि आप नहीं हैं, लेकिन अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो जब आप आपके सामने कोई आदमी बैठा है या आपका फैमिली मेंबर है तो आप खुद सोचेंगे कि अरे मैं एसिम्प्टोमेटिक हूं तो मुझे मास्क पहनना चाहिए, या मैं एसिम्प्टोमेटिक मुझे मुझे अपना हाथ धोना चाहिए, मुझे पूरा हाथ डिसइंफेक्ट करना चाहिए। तो एक बिहेवियरल चेंज आता है जब आपको लगता है कि शायद आप भी हो सकते हैं पॉजिटिव, हालांकि आप नहीं हैं। तो ये एक माइंडसेट है और हम चाहते हैं कि अगर हर नागरिक जो है मेघालय का इस माइंडसेट से अगर सोचे और काम करे तो सभी लोग एक प्रिकॉशनरी मेजर लेके अपना बिहेवियर चेंज करेंगे, और अगर सब लोग बिहेवियर चेंज करेंगे तो इससे काफी लोगों को प्रोटेक्शन आएगा। तो ये एक बिहेवियरल चेंज, एक माइंडसेट वो है, एक स्टेप है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉजिटिव है या आपको हर आदमी को टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मतलब एक आप लोगों माइंडसेट को चेंज और करने के ज्यादा लिए जागरूक कर रहे हैं और उनको खुद अपना जागरूक ख्याल कर रहे रखने हैं। के लिए। एग्जैक्टली क्योंकि जब आप सोचना शुरू करेंगे कि मैं भी हो सकता हूं तो ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होना शुरू होगा। तो संगमा साहब, अभी तक जिस तरीके से संक्रमण की लड़ाई लड़ी है संक्रमण के खिलाफ, उसमें देखा गया कि मेघालय ने काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 50 से भी कम आपके यहाँ मामले हैं। तो ये लेकिन लगातार लंबी खिंचती चली जा रही है। जिस तरीके से शुरुआत में उम्मीद थी कि शायद जून तक हम लोग इसको कंटेन कर पाएंगे, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब आगे के लिए क्या तैयारी आप लोगों की है? मेघालय क्योंकि करीब 30 लाख की पॉपुलेशन का एक स्टेट है, आप लोग कैसे इसको आगे रोक पाएंगे? सबसे पहली चीज तो यही है कि जो करंट हमारा जो नंबर्स है हमें इससे बिल्कुल इससे आगे नहीं जाना चाहिए, और धीरे धीरे हमारे स्टेट में जो जो पॉजिटिव थे वो भी अभी रिकवर हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर और कोई नए केसेस ना आए तो हमारा स्टेट जल्द ही शायद कोविड फ्री हो सकता है। नंबर वन ये है। नंबर टू, जो आपने कहा कि इसको हम लोग आगे कैसे रोकेंगे, इसी के मामले में हम लोगों ने ये बिहेवियरल चेंज के बारे में हम लोगों ने कहा, क्योंकि हम लोग हर समय के लिए हम लोग इसको बंद नहीं रख सकते। स्टेट को भी और देश को भी खुलना पड़ेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी चालू हो गए हैं और भी होना पड़ेगा, जी जी। क्योंकि लाइवलीहुड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये एक बिहेवियरल चेंज जो है, कि अगर सब अपने लिए अपना ध्यान रखेंगे तो उससे सब लोगों को फायदा होगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में एक बिहेवियरल चेंज आए। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में हमें यह देखना होगा कि और कोई जो इंटरस्टेट मूवमेंट है उसमें एक काफी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अगर एक स्टेट से और एक रीजन से दूसरे रीजन में लोग जाएंगे तो उसी से ये कोरोना वायरस का जो है नंबर्स मेरे स्टेट में मेघालय में बढ़ेगा। तो लेकिन अगर हम लोगों ने सबको अच्छी तरह चेक किया, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स डाले और मिनिमाइज किया मूवमेंट, तभी हम इस कोविड-19 को हम लोग रोक पाएंगे। तो इसलिए शॉर्ट और मीडियम टर्म में हमें मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो हम इसी में भी काम कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में भी हम चाहते हैं कि इसी लाइन पे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, और एक बिहेवियरल चेंज हमारे सिस्टम में लॉन्ग टर्म में आना जरूरी है। बिल्कुल संगमा साहब, बिहेवियरल चेंज की आपने बात लगातार कर रहे हैं और आपकी तरफ से कोशिशें भी की गई, लेकिन एक जो बड़ी अनोखी चीज देखी गई है आपके स्टेट में, वो ये है कि जो दरबार कल्चर है जिसको कहा जाता है, जो सोशल ग्रुप्स हैं, वो लोग भी काफी आ रहे हैं और सरकार की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इवन बिल्कुल। वो जो बॉर्डर्स हैं आसाम के साथ, जो लोग आने वाले, वहां पर भी वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आवागमन जो है वो कंट्रोल्ड हो, सीमित हो। तो क्या आप भी अभी जैसे कुछ स्टेट से खबरें आ रही हैं कि वो कंप्लीट एक बार चेन्नई जो है दोबारा से लॉकडाउन में जाने वाला है,
क्या आप लोग भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि पूरी तरीके से मेघालय को लॉकडाउन किया जाए? नहीं, हमारे यहाँ पे क्योंकि काफी हद तक हम लोग ने नंबर्स को कंट्रोल किया है, तो हमारे जो इंटरनल मूवमेंट में और इंटरनल इकोनॉमिक्स में हमें नहीं लगता कि हमें लॉकडाउन करना अभी जरूरी है। लेकिन हमको केयरफुल होना पड़ेगा और जी, अलग-अलग प्रोटोकॉल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जो मूवमेंट है बाहर से, इंटर स्टेट मूवमेंट, उसमें हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है और हम लोग चाहते हैं कि जो मूवमेंट और जो लोग बाहर से आएंगे बाकी स्टेटों से, स्पेशली स्टेट्स जो रेड जोन है, उन लोगों को चेक करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमने ये मॉडल अपनाया और इस मॉडल में हमने काम किया तो मेरे ख्याल से हम लोग काफी हद तक इसको रोक पाएंगे। दूसरी लेकिन चीज जो संगमा आपने साहब मेघालय। जो एक चीज आपने इंपॉर्टेंट चीज कहा जो मैं बोलना चाहता हूं कि आपने कहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जी, जी, अभी जो हमारे यहाँ पे दरबार हैं वो बेसिकली लोकल कम्युनिटीज हैं, जो जी, लोकल हेडमैन हैं, राइट, जो इस हमारे कोविड की जो लड़ाई में इस बार जो हमने देखा, काफी जो हमारे कम्युनिटी हेड और ये दरबार के जो हेड्स, विलेज हेड्स, इन्होंने बहुत बड़ा एक रोल इसमें निभाया है जी, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इसमें इंपॉर्टेंट था। उन्होंने लोगों का ध्यान रखा, उन्होंने अलग-अलग लेवल पे ड्यूटी की और उन्होंने सरकार के साथ काम करके इसे कंट्रोल करने में इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। तो संगमा साहब लेकिन आपने इंटरस्टेट मूवमेंट को रोकने की बात की, वो कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि नहीं अभी तो मैंने पूरे देश में लॉकडाउन नहीं है। आप हाँ, और मेघालय इंटरस्टेट के मूवमेंट स्टूडेंट्स हैं को या लोग हैं वो काम करने के लिए कई-कई जगह पे गए हुए हैं। वो जब वापस लौटेंगे तो क्या उनको कंपल्सरी क्वारंटाइन में आप लोग डालेंगे या किस बिल्कुल। तरीके से आप लोग ये सोच रहे हैं करने की? मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली हम लोग लोगों को आने से रोक नहीं सकेंगे जी, क्योंकि ऑब्वियसली सब जो भी आना चाहता है वो आ सकता है। लेकिन जो भी आएगा उसे बहुत स्ट्रिक्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज, टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स और क्वारंटीन को उनको पूरा वो सिस्टम वो करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमारे स्टेट में 4 दिन, 3 से 4 दिन आपको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में आपको रहना पड़ेगा जब तक हम आपको पूरी तरह पीसीआर, रैपिड टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट न करें। सिर्फ अगर आप नेगेटिव आए उस 4 दिन के बाद, उसके बाद आपको हम लोग कम्युनिटी क्वारंटीन में या आपके घर के क्वारंटीन में हम हाउस लोग जाने देंगे और उसमें भी आपको 14 दिन आप घर से नहीं निकल सकते हालांकि आप नेगेटिव हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर बाहर से कोई आना चाहता है और बोलेगा भाई मुझे 2 दिन का काम है, तो शायद उनको आना मुश्किल होगा क्योंकि आप एक बार मेघालय आ गए तो आपको शायद यहाँ पे कम से कम 14 और 4 18 दिन आपको यहाँ पे बिताने पड़ेंगे। तो इसलिए आने का कोई रोक नहीं है, लेकिन जो हमारे हेल्थ प्रोटोकॉल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा आपकी जो बॉर्डर है, मेघालय की बॉर्डर बांग्लादेश से भी लगता है। तो क्या वहाँ से किसी तरह का आवागमन अभी चल रहा है सर? और वहाँ से जो लोग अगर आना चाहेगा कोई, तो उसके साथ किस तरह का प्रोटोकॉल रहेगा? जो बाहर से और दूसरे देशों से जो आ रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार ने और एमईए ने अलग-अलग प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी दे चुके हैं और उसी प्रोटोकॉल्स को हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं। बात रही कि बॉर्डर में जो एक्टिविटीज के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसका भी भारत सरकार ने परमिशन दिया हुआ है। लेकिन इस परमिशन को इंप्लीमेंट करने में प्रोटोकॉल्स भी बने हैं और वो प्रोटोकॉल्स काफी स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमारे स्टेट में देखा गया है कि परमिशन देने के बावजूद काफी ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं और बिजनेसमैन हैं जिन्होंने खुद ही डिसीजन लिया है कि वो अभी एक्सपोर्ट खोलेंगे नहीं। अभी कुछ हद दिन तक वो लोग बांग्लादेश का सिचुएशन देख के उसके बाद ही वो खुद ही डिसीजन लेंगे। हालांकि सरकार ने, भारत सरकार और मेघालय सरकार ने परमिशन दिया हुआ है प्रोटोकॉल्स के साथ। तो काफी ऐसे जगह हैं जहां पे खुद ही बिजनेसमैन लोगों ने खोलने से और एक्सपोर्ट करने से उन्होंने कोई स्टेप्स लिया और मना किया है खुद ही। राइट। संगमा साहब, अब जो पूरे देश में जिस तरह से एक बहस चल रही है कि लगातार लॉकडाउन हुए, काफ़ी लंबे समय तक देश ने लॉकडाउन झेला है। अब अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो लाइवलीहुड, अर्थव्यवस्था को हुआ है। आपका जो राज्य है मेघालय, वो बहुत ज़्यादा औद्योगिक राज्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ कैसा असर पड़ा है? और आप लोग उस अर्थव्यवस्था पर बुरे असर को किस तरीके से आने वाले वक़्त में ख़त्म कर पाएँगे? यहाँ पे ऑफ कोर्स हमारे स्टेट में जिस तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाकी स्टेटों में है,
वैसा हमारे स्टेट में उस लेवल तक, उस हद तक नहीं है। लेकिन यहाँ का जो इकोनॉमी है वो मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड, और हमारे यहाँ पे काफी सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलता है। तो और थोड़ा माइनिंग एक्टिविटीज हैं और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं। तो हम लोगों ने काफी दिनों पहले ही सरकार की तरफ से और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और हमारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, फार्मिंग, इन सब को हमने खोल दिया काफी दिनों पहले। तो हमारे यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत पहले से शुरू हो गया है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी यहाँ पे सेक्टर और एक इंडस्ट्री है जिसमें हमें काफी हद तक नुकसान हुआ है, और होटल्स और अलग अलग जो टूरिज्म रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। तो हम लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक प्रोग्राम, और इसको हम लोग कैसे धीरे धीरे खोल पाएंगे इसके बारे में भी बातचीत शुरू हुई है। एक इकोनॉमिक एक प्लान हम लोग एक टास्क फोर्स के थ्रू हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिस टास्क फोर्स के थ्रू हम लोग कैसे हम लोग इकोनॉमिक प्लान बनाएंगे और रिवाइव करेंगे इसमें भी, और क्या इंसेंटिव्स देंगे हम लोग, इसमें भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और बहुत बहुत ही जल्द हम लोग ये इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। भारत सरकार ने भी बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं और दिए हैं, उनका भी हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं उसमें भी हम लोग अभी काम कर रहे हैं। आपने बड़ी बात बोली कॉनरेड साहब कि पर्यटन और एग्रीकल्चर, ये जो दो बड़े ऐसे चीज हैं जिसमें उद्योग, आपका जो अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा। साथ ही साथ आपने कहा कि केंद्र सरकार काफी सहयोग कर रही है। अब अलग अलग राज्यों से अलग अलग तरह की जानकारी मिलती है। कोई राज्य केंद्र सरकार पर आरोप लगाता है कि उनको सहायता नहीं मिली। आपका इस पूरी लड़ाई के दौरान जो केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री ने खुद कई बार बैठकें की है, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से लगातार मुलाकात की, बातचीत की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी राय भी ली है, आपका व्यक्तिगत अनुभव एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं पूछूं तो केंद्र सरकार से कितना सहयोग आप लोगों को मिला है, और प्रधानमंत्री जो आप लोगों से फीडबैक लेते रहे हैं उस फीडबैक को क्या अमल में लाया गया है? भारत सरकार की तरफ से मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिला है। ऐसे सिचुएशन में एक कंसल्टेंसी और एक जिस तरीके का एक टीम वर्क होना चाहिए था, वो प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ लेकर काफी डिसीजंस, जो भी डिसीजन लिए वो हम लोग ने साथ ही लिए। तो हालांकि हम सब चीज में हम लोग सब हाँ नहीं बोले, लेकिन काफी चीजों में डिस्कशन हुई और मेजोरिटी व्यू को लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन सब चीजों में लिया। ये एक पहली बात। दूसरी बात कि जो इकोनॉमिक लेवल पे जो हेल्प था, हमारी स्टेट और नॉर्थ ईस्ट के मैक्सिमम स्टेट्स जो हैं, काफी हद तक हम जो सेंट्रल टैक्सेस हमारे पास आते हैं उस पर डिपेंड होता है। और भारत सरकार ने डिस्पाइट ऑल द प्रेशर उनके ऊपर जो है, और जिस तरीके से नेशनल लेवल पर इकोनॉमी इफेक्ट हुआ है, उस सबको देखते हुए भी भारत सरकार ने काफी हद तक सेंट्रल टैक्सेस को ज्यादा कम नहीं किया। तो उससे हमें काफी सपोर्ट मिला। भारत सरकार ने अलग अलग स्कीम्स जो हैं, जो इंप्लीमेंट करके जो ग्रास रूट में मिलना चाहिए था, उनमें भी उन्होंने कोई डिले नहीं किया। काफी स्कीम्स जो नेशनल लेवल की स्कीम्स के फंड्स थे उनको समय पर रिलीज किया। हमारे जो चावल और जो पीडीएस के थ्रू जो लोगों को सपोर्ट मिलता था, उसमें भी बहुत ही एफिशिएंट मैनर में भारत सरकार ने गरीबों को और जिन जिनको ये चावल चाहिए उन लोगों तक इन्होंने ये पहुंचाया। तो मेरे ख्याल से भारत सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को मैंने पिछले बार भी जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको पूरे दिल से मैंने उनको धन्यवाद कहा और दिया, और कहा कि सर आपका सपोर्ट रहा है। और मेरे ख्याल से ऐसे सिचुएशन में जो लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया प्रधानमंत्री ने, उसकी वजह से भी हमें काफी हद तक हम लोग इस डिजीज को हम लोग रोक पाए। तो भारत सरकार का बहुत महत्व रोल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही डिसीजन लिए। आपने दो अहम बातें बोली, पर्यटन का जो क्षेत्र है और एग्रीकल्चर। पर्यटन को आप लोग किस तरीके से रिवाइवल करेंगे? क्योंकि पीछे जब इलेक्शंस में मुझे भी जाना मिला था, मेघालय शिलांग में कई दिन रहा, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो दिक्कत है वहाँ पे मेघालय में काफी देखने को मिली है, और एयरपोर्ट वहाँ पर नहीं है, रेलवे का साधन भी नहीं है। तो ऐसे में किस तरीके से आप सोचते हैं कि पर्यटन का रिवाइवल हो? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपके जो मेघालय के निवासी हैं वो लोग, उनको यहाँ से रोजगार प्राप्त होता है। टूरिज्म में अभी नंबर 1 जो आपने कहा कि फ्लाइट के जो हमारे जो ऑप्शंस हैं,
आपको जान के खुशी होगी कि अभी कलकत्ता से हमारे फ्लाइट शुरू हो गए, और उसके बाद अभी ये लॉकडाउन से पहले पहले ही हमने दिल्ली से भी फ्लाइट डायरेक्टली लाने का हम लोगों ने प्रोसेस शुरू किया था, और पार्टीज को भी हम लोग ने फाइनलाइज किया था। लेकिन क्योंकि लॉकडाउन शुरू हो गया, इसलिए डायरेक्ट दिल्ली फ्लाइट भी अभी रुका हुआ है। नहीं तो हम लोग दिल्ली से भी शिलोंग डायरेक्ट फ्लाइट का हम लोग शुरुआत हम लोग बहुत ही जल्द करने वाले हैं। तीसरी चीज, ये जो रेलवे स्टेशन के लिए भी हमारा जो बर्नीहाट लाइन तक है, वहां तक भी हम लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जिनको कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, तो हम लोग ने उनसे बातचीत शुरू की है ताकि हम लोग उसको रिजॉल्व कर पाए और इस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे बढ़ा पाए। रही बात टूरिज्म जी टूरिज्म की, जी जी प्लीज इन गो अहेड। जनरल टूरिज्म में हम लोगों ने यही देखा है कि अभी आप सोचिए 22 मिलियन टूरिस्ट हमारे देश के वो दूसरे देशों में जाते थे पहले, हमारे खुद के टूरिस्ट। जी तो बिल्कुल। तो हमें लगता है कि अगर हम लोगों ने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पे टूरिस्ट को लगे कि वो सेफ है, और एक सेफ्टी हमारे लोकल लोगों के लिए भी हो, और सिस्टम हम लोग सही ढंग से बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने कहा कि अलग अलग होटल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाए, और एक्सपीरियंस हम लोग टूरिस्ट को दे जो वो बाहर यूरोप में या बाकी जगहों में उनको एक्सपीरियंस मिलता था। मेरे ख्याल से एक नए मॉडल की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, जहां पे एक कोविड रेजिलिएंट टूरिज्म को हम लोग लाना चाहते हैं, ताकि एक सेफ टूरिज्म को हम लोग ला पाए, और ये जो टूरिस्ट जो नॉर्मली बाहर जाते थे इनको हम लोग हमारे स्टेट में लेके वापस आए। लेके आ सकते तो ये हमारा प्लान है, और हम लोग चाहते हैं कि एक हाई एंड टूरिज्म की तरफ हम लोग काम करें, और इसके लिए हम लोगों ने काफी स्टेप्स अभी ऑलरेडी लिए हैं, और अलग अलग पॉलिसीज भी हमने इसके बारे में सोच के हमने काम काम शुरू किया। किया है, और इन्वेस्टमेंट भी हम लोग ने तो डालना शुरू फिर किया है। नॉर्थ ईस्ट में जैविक खेती जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो काफी अच्छे तरीके से की जाती है। सवाल ये है कि कोविड से लड़ने के लिए हल्दी का जो है उसकी काफी चर्चा है कि हल्दी अगर खाई जाए या पी जाए तो उससे बहुत लाभ आपके शरीर को हो सकता है, इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है। मेघालय में हल्दी का बहुत उत्पादन होता है, तो क्या आप इसको किसी तरीके से देश के दूसरे हिस्सों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं कि मेघालय की जो हल्दी है उससे लोगों को यानी कि पूरे देश के लोगों को काफी लाभ मिल सकता है इम्यूनिटी को डेवलप करने बिल्कुल, में? बिल्कुल। ये जो आपने अभी कहा वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा जो हल्दी यहाँ पे उगता है, यहाँ पे एक स्पेशल ब्रांड है जिसे हम लोग लाकाडोंग टर्मरिक हम लोग कहते हैं हल्दी, और इसमें जो है करक्यूमिन का जो वैल्यू है, जो एक केमिकल कंपोनेंट होता है, वो नॉर्मली जो नॉर्मल हल्दी में 3% है, हमारे यहाँ पे जो हल्दी उगता है उसमें 7 या 8% होता है। तो ये चीज, इससे काफी हेल्थ बेनिफिट मिलता है लोगों को, और इसको देखते हुए और इसको जानते हुए मेघालय ने एक लाकाडोंग या एक टर्मरिक मिशन हम लोग ने शुरू किया, जिससे हम लोग चाहते थे कि हमारा जो टर्मरिक प्रोडक्शन को हम लोग 10 गुना हम लोग बढ़ाए। इसको करने के बाद बहुत सारे फार्मर्स का इसको बेनिफिट मिला है, और प्रोडक्शन भी ऑलमोस्ट डबल, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट डबल हो गया। और तीसरी बात यह है कि इसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास काफी अलग अलग स्टेट से इन्वेस्टमेंट और कंपनीज और फार्मास्यूटिकल कंपनीज आए हैं, जो यहाँ पे यूनिट लगाकर इसका जो केमिकल कंपोनेंट है उसको वो लोग निकालकर मेडिसिन फैसिलिटीज और अलग अलग हेल्थ बेनिफिट्स के लिए वो लोग यूज करना चाहते हैं। तो इसका काफी फायदा हुआ है, और हम लोग प्रोडक्शन की ओर, आई मीन एडिशनल प्रोडक्शन के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि इसका जो पूरा फायदा है वो मेघालय के पब्लिक को और देश को और पूरे दुनिया को होगा, ये मेरा विश्वास है। पूरे देश को उसका फायदा होगा। सब केंद्र सरकार जब से मोदी साहब की सरकार आई है तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को विशेष तौर पर ध्यान दिया है। उसके लिए एक मिनिस्ट्री, डोनर मिनिस्ट्री वहां पर बनाई गई। उसके बाद कॉनरेड साहब, आप जैसा युवा मुख्यमंत्री भी मेघालय को मिला, तो अब ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है कि एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री और डोनर मिनिस्ट्री, तो किस तरीके से एक प्रदेश के विकास में एक अहम योगदान देते हैं? डोनर मिनिस्ट्री का क्या फायदा आप लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को हुआ है? डोनर मिनिस्ट्री ने ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट को एक फोकस मान के, और एक जो इंपॉर्टेंस नॉर्थ ईस्ट को मिलना चाहिए था, वो ये डोनर मिनिस्ट्री के थ्रू हमें जरूर मिल रहा है। अलग अलग जो हमारे डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं वो भी काफी हद तक एनईसी के थ्रू, एनएलसी, पीआर, नेसेड्स,
नॉर्थ ईस्ट रीजनल कनेक्टिविटी। सो अलग अलग ऐसे स्कीम्स जो डोनर मिनिस्ट्री में है उसके थ्रू काफी हमें डेवलपमेंट स्कीम्स हमें मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि एक सेंट्रलाइज्ड मिनिस्ट्री जो अलग इश्यूज नॉर्थ ईस्ट के आते हैं वो हम लोग डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर लेवल तक और सरकार के लेवल तक हम लोग उसको पहुंचा पाते हैं। तो डोनर मिनिस्ट्री का ये सबसे बड़ा फायदा है कि एक चैनल बनता है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए, एक रीजन के लिए, जो हमारे इश्यूज और कंसर्न्स को हम लोग डायरेक्टली एक हाईएस्ट लेवल तक हम लोग इसे पहुंचा पाते हैं। एनईसी जो डोनर मिनिस्ट्री का एक बहुत अहम भाग है, ये एनईसी भी अलग अलग पॉलिसीज और इश्यूज में काफी काम करती है और डेवलपमेंट इश्यूज में भी काफी काम करती है। लेकिन लास्ट में ये मैं कहना चाहता हूं कि डोनर मिनिस्ट्री और एनईसी का जिस हद तक और जिस लेवल तक हम लोग फायदा उठा सकते हैं, शायद अभी उस लेवल तक हम लोग नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि नॉर्थ ईस्ट में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारे इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। और अगर हम लोग इस इंटरनेशनल बाउंड्रीज और इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ हम लोग अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ा पाए तो हम लोग को बहुत इसका फायदा मिलेगा। अभी जिस तरह से हमारे एनईसी प्रोग्राम में 20-25 साल के बाद प्रधानमंत्री खुद आए और उन्होंने एनईसी प्रोग्राम में और मीटिंग में, प्लेनरी मीटिंग में उन्होंने भाग लिया, ये पहले कभी नहीं हुआ। ये 25 साल से प्रधानमंत्री कभी नहीं आए। तो इन चीजों से महसूस होता है मैं कि हाँ, एक नॉर्थ ईस्ट को एक इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो इसका एक बहुत एडवांटेज है। और जैसे आपने कहा कि जो अभी मोदी साहब के अभी इस सरकार में और इस गवर्नमेंट में नॉर्थ ईस्ट को एक अलग ही इंपॉर्टेंस मिला है और इसका फायदा हमें दिखाई दे रहा है। रोड प्रोजेक्ट आप बोलिए, एयर कनेक्टिविटी बोलिए, या आपके इवन हमारे एयरपोर्ट कनेक्टिविटीज, एग्रीकल्चर लेवल, हर डिपार्टमेंट में हमें इसका फायदा मिला है। हम लोग अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की तरफ चल पड़े हैं। मैं एक आपसे जरूर बात जानना चाहूंगा कॉनराड, कि एक प्रदेश जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और उसको जब एक लंदन से पढ़ के लिख के आया इंपीरियल कॉलेज का छात्र, पूर्व छात्र, एक मुख्यमंत्री के तौर पर मिलता है, तो वो मुख्यमंत्री किस तरीके से बाकी चीफ मिनिस्टर से अलग काम करता है, वो कैसे अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अलग योजनाएं बनाता है। 2 साल आपकी सरकार को हो गए, 2 साल से ज्यादा, तो वो मेघालय के लोग क्या देख पा रहे हैं या पूरा देश को आप बताना चाहेंगे? नहीं, मैं इस चीज में मैं अब बाकी मुख्यमंत्रियों के साथ कंपेयर करके उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, ये शायद गलत होगा मेरा बोलना। लेकिन कंपेयर किए बगैर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि काफी हद तक जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो एजेंडा था, मेरा तो सिंपल एक एजेंडा, जिस दिन मैं इस कुर्सी में बैठा, मेरा सबसे पहला एजेंडा था कि जो हमारे डेवलपमेंट स्कीम्स, जो हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट का डिलीवरी मैकेनिज्म है, इसमें एक अलग तरीके से एक इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जो मैंने देखा मेरे सरकार से पहले जो थे सरकार, मैंने देखा कि काफी जो फंड्स और डेवलपमेंट स्कीम्स जो बाहर से आते थे, बिकॉज ऑफ द सिस्टम जो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम था, उसकी वजह से उसका जो पूरा बेनिफिट हमारे पब्लिक को समय से नहीं मिलता था। तो मेरा एक बहुत बड़ा एक टास्क था, वो था ओवरऑल इंप्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड डिलीवरी मैकेनिज्म। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में हम लोगों ने इस चीज में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखी है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने ये गवर्नमेंट संभाला, उस समय एनआरईजीएस में हमारे पास, उससे पहले मतलब 1 साल पहले एनआरईजीएस में 700 करोड़ का बजट था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इस साल 2020-2021 में आज हमारा बजट जो है 1800 करोड़ रुपया है। यानी कि हम लोगों ने उसको डबल से ज्यादा हम लोगों ने उसको बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? क्योंकि हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन दिखाया। जब भारत सरकार देखती है कि इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है और इस पैसे का फायदा पब्लिक को मिल रहा है, तो बजट बढ़ता है। तो ये आपको एक सिंपल एग्जांपल है जहां पे आप देखेंगे कि किस तरह एनआरईजीएस को, मनरेगा को हम लोगों ने बढ़ाया। जी। इसी तरह अगर आप देखेंगे पीएमजीएसवाई में पिछले 2 साल में जिस तरीके के रोड्स हमने बनाए, जो पिछले 15 साल से जो रोड बने, उससे ज्यादा रोड हम लोग ने 2 साल में बनाए। अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप को देखेंगे
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले पिछले 5 साल में पिछले 10 साल में जो हमारी सरकार से पहले 5,000 यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे, मैंने इसको 2 साल में 20,000 ग्रुप तक बढ़ाया। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आप देख पाएंगे कि हम लोगों ने एफिशिएंसी को बढ़ाकर और अलग अलग जो प्रोग्राम्स है उसको हमने कैसे हम लोग ने स्ट्रीमलाइन करके इंप्लीमेंटेशन को बढ़ाया। और ये इसका रिजल्ट यही है कि आज भारत सरकार ने इस सब को देखकर हमारे बजट को डबल या ट्रिपल कर दिया कुछ कुछ डिपार्टमेंट में। तो मेरे ख्याल से युवा हाँ, मुख्यमंत्री का तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने किसी से कुछ ज्यादा अच्छा किया या कम किया, लेकिन एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला कि हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाए, हम लोग का जो डिसीजन मेकिंग को जल्दी करें, मॉनिटरिंग और पूरा कंट्रोल और सिस्टमैटिक रिव्यूज ये सब हो। मैं अपने डीसी से हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मैं उनसे मिलता हूं और हम लोग 4-5 डिपार्टमेंट को रिव्यू करते हैं। अभी ये कोविड के टाइम पे मैं हर हफ्ते मैं डीसीस के साथ एक साथ बैठता हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, और हर दिन हम लोग कोविड का सिचुएशन हम लोग मैनेज करते हैं। टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। शायद एक चीज फायदा होगा इंपीरियल कॉलेज में पढ़ने का, यही कि मेरा मानना है कि टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले हम लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज नहीं करते थे मेघालय में, लेकिन आज मेघालय में टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने इंप्लीमेंट करके आज हम लोग बदलाव देख पा रहे हैं। आज मेरे कंप्यूटर में मैं आपको एनी सेकंड मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कितने प्रेग्नेंट मदर्स हैं, कौन से गांव से हैं, कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उनके पास कोई हाई रिस्क अंडरलाइंग कंडीशंस है कि नहीं। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास नहीं, सब डॉक्टर्स के पास है। और यही इंफॉर्मेशन नहीं, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन भी है कि सबसे पास में ऑटो ड्राइवर जो प्रेग्नेंट मदर को अस्पताल तक रात को ले जा पाएगा, उस हद तक आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन जाने से पहले कॉनरेड साहब, दो बातें जरूर आपसे पूछना चाहूंगा कि महिलाओं का जो सम्मान मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा, खासतौर पर मेघालय जो स्टेट है, उसमें महिलाओं का समाज में बड़ा भारी योगदान है और साथ ही साथ समाज में महिलाओं को सम्मान भी बहुत है। बिल्कुल, वो पूरे देश को मेघालय से सीखने की जरूरत है। लेकिन सर, एक बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया, बावजूद उसके महिलाओं की राजनीति में भागीदारी क्यों कम है? आपने जो कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में एक मेट्रिलिनियल सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं, यानी कि हम लोग महिलाओं को जो सोसाइटी में है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। यहां तक कि शादी के बाद पति जो है पत्नी के घर जाता है, यहां तक कि जो बच्चा है वो मां का नाम लेता है। और हाँ, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो ज्यादातर जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं वो भी सबसे छोटी बेटी को जाते हैं। तो ऐसे चीजें एक सोसाइटी में एक महिला को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। बात रही पॉलिटिक्स की, ये सिस्टम, इसमें अब डेमोक्रेसी है, इसमें मैं किसी को रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सोसाइटी में महिला ज्यादा आगे नहीं आते। मैं तो चाहता हूं कि और महिलाएं आए ताकि हम लोग का एक पॉलिटिकल उनका इंपॉर्टेंस भी हो और पॉलिटिकल पावर भी आए। तो ये चैलेंजेस हमारे आगे हैं, लेकिन शायद इनको थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मुझे आई एम होपफुल कि आगे आने वाले समय में महिलाएं भी रोल रहेंगे। कि मेघालय में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की जो रेट है वो बहुत कम है, बाकी देश के मुकाबले में बहुत कम। वहां पर दहेज का कोई मामला नहीं है, और ये काफी खुशनुमा चीजें हैं कि जो पूरे देश को सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से महिलाओं का वहां सम्मान होता है। कॉनरेड साहब, आपने बड़ा समय दिया, बहुत धन्यवाद। आखिरी में अगर, क्योंकि आप म्यूजिक को बड़ा प्रेम करते हैं, हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ गुनगुना दें तो उस नोट पे हम लोग कार्यक्रम मैं काफी लोगों से यही कहता हूं कि ऐसा समय था जब हम लोग गाना गाते थे, बट जैसे हिंदी में, अब जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि नाउ वी ओनली फेस द म्यूजिक। तो अभी गाना गाने का जो हमारा पूरा मूड था आजकल, क्योंकि इतना कोरोना वायरस, इतना प्रेशर पड़ता है सब जगह से, तो थोड़ा सा गले में भी खिचखिच होती है आजकल। और लेकिन लॉकडाउन के समय में डिप्रेशन को दूर करने का म्यूजिक बड़ा जरूरी है सर। नहीं, मेरे ख्याल से लॉकडाउन का लाइट नोट में अगर आप बोले तो इस लॉकडाउन के समय में ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे हमारे लेवल पर तो प्रेशर होता ही है, लेकिन मेरे ख्याल से सोसाइटी एंड इंडिविजुअल लेवल पे काफी लोगों को समय मिला कि अपने फैमिलीज के साथ समय बिताया, अपने जो हॉबीज है उसको फिर से रिवाइव किए। तो उसी तरह हाँ, हमें भी समय मिला और मेरे ख्याल से पब्लिक को भी जनरली समय मिला। तो शायद लॉकडाउन का ये एक छोटा सा फायदा हुआ है,
लेकिन मैं होपफुल हूँ, चाहूंगा कि धीरे धीरे हम लोग का इकोनॉमिक और नॉर्मल सी वापस आए। और इसी नोट पर मैं फिर से सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, देश के लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग अपना पर्सनल लेवल पे हम लोग एक मतलब केयरफुली हम लोग अपने आप को संभाले और जो स्टेप्स लेने हम लोग ले, तो मेरे ख्याल से इसको हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं। तो पर्सनल बिहेवियरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लास्ट में अंत में मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। कॉनराड संगमा, आपने समय दिया, व्यस्त समय के बीच आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आपसे दोबारा बातचीत होगी, लेकिन तब तक कोरोना का संक्रमण खत्म हो चुका होगा। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।